वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 नवंबर यानी रविवार का दिन। तो आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे और इन सवालों को भी हम पूरे 1 वीक में डिटेल में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2025। तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 47वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया है 26 से 28 अक्टूबर तक। कहाँ पे? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। और इसका विषय या फिर थीम था समावेशिता और स्थिरता। और भारतीय प्रधानमंत्री इसमें वर्चुअली तरीके से सम्मिलित हुए थे। और इस दौरान 11वां सदस्य देश बना है आसियान का तिमोर लेस्ट। और साल 2026 में आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो साल 2026 में फिलीपींस द्वारा आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी। इसका मतलब ये कि साल 2026 में आसियान की अध्यक्षता फिलीपींस के पास होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशिता और स्थिरता। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल विधायी प्रक्रिया। तो दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। कब किया गया है? तो 30 अक्टूबर को। और इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो संसदीय मामले के मंत्रालय द्वारा। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि वर्तमान में संसदीय मामले एवं साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। और इसका उद्देश्य क्या था सम्मेलन का? तो नेवा की प्रगति और साथ ही चुनौतियों पर चर्चा करना, साथ ही रणनीतियां बनाना। इसके अलावा वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत ताकि सभी राज्यों की विधानसभाओं को लाया जा सके। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो नेवा। तो दरअसल इसका पूरा नाम हुआ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। और इसकी शुरुआत की गई थी साल 2020 में। और अगला सवाल है, हाल ही में जारी IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के प्राकृतिक धरोहर स्थलों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। तो दरअसल हाल ही में IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है और यह इसका 4था संस्करण था। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो साल 2014 में। और यह रिपोर्ट हर 4 से 5 वर्षों पे जारी की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यूनेस्को द्वारा जो भी प्राकृतिक विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किए जाते हैं, ऐसे धरोहरों की स्थिति का मूल्यांकन करना। और अब आंकड़े की बात करें तो वर्तमान में इस रिपोर्ट के अनुसार 43% प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल उच्च या फिर बहुत उच्च खतरे की श्रेणी में है, जबकि यह साल 2020 में 33% पे था। और इसके लिए मुख्य वजह क्या बताई गई है? तो जलवायु परिवर्तन को। तो अब जलवायु परिवर्तन है क्या? तो दरअसल पृथ्वी की सामान्य जलवायु का दीर्घकालिक तौर पे बदलना, जैसे कि तापमान में परिवर्तन या फिर वर्षा या फिर हवा की दिशा, साथ ही समुद्र के स्तर आदि में बदलाव। और ये परिवर्तन मानवीय गतिविधियों या फिर प्राकृतिक कारणों, इनमें से किसी भी वजह से हो सकती है। अगला सवाल है, कौन बन सकते हैं भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस सूर्यकांत। तो दरअसल हाल ही में देश के 52वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश BR गवई द्वारा भारत के अगले यानी कि 53वें मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की गई है। अब ऐसा क्यों? तो दरअसल 23 नवंबर 2025 को BR गवई अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। और दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का। तो अब थोड़े शब्दों में जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय को। तो दरअसल इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी साल 1950 को, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। इसके अलावा भारत में अभी तक भारत की मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पहली कौन बनी थी? तो जस्टिस फातिमा बीबी। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों।
तो गणतंत्र दिवस 2026 के लिए मुख्य अतिथि के तौर पे कौन शामिल होंगे? तो एंटोनियो कोस्टा और साथ ही उर्सुला वॉन डेर लेyen। तो अब ये दोनों है कौन? तो पहले जानते हैं एंटोनियो कोस्टा। तो दरअसल ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो अब यूरोपीय परिषद यह है क्या, इसे थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल इसकी स्थापना की गई थी साल 1974 में और यह यूरोपीय यूनियन की रणनीतिक दिशा और साथ ही नीतियों को तय करने का काम करता है। अब उर्सुला वॉन डेर लेyen, तो ये वर्तमान में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अब यूरोपीय आयोग क्या है, तो इसे थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल यूरोपीय संघ और यानी कि यूरोपीय यूनियन की यह एक शाखा के तौर पे कार्य करता है, जैसे कि यूरोपीय यूनियन के कानूनों को लागू करना, साथ ही नीतियां बनाना आदि इनमें शामिल है। अगला सवाल है, किस राज्य में 76वें जिले के लिए प्रस्ताव लाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश में 76वें जिले के तौर पे कल्याण सिंह नगर को प्रस्तावित किया गया है। तो अगर यह जिला बनता है तो राज्य का 76वां और स्थायी जिला होगा। वर्तमान में 75 जिले हैं राज्य में। और किनकी स्मृति में इसका निर्माण किया जाएगा? तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में। और इससे पहले भी राज्य में 76वां जिला बनाया गया था महाकुंभ मेले को, लेकिन यह अस्थायी जिला था। अगला सवाल है, हाल ही में साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन में मौजूद नहीं है, लेकिन आंसर हो जाएगा हनोई, वियतनाम। तो साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था 25 से 26 अक्टूबर तक। कहाँ पे? तो वियतनाम की राजधानी हनोई में। और संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए इस दौरान, जिसमें कि 65 देशों द्वारा इस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किए गए। और इसका विषय या फिर थीम था साइबर अपराध से मुकाबला, साथ ही साझा जिम्मेदारी, हमारे भविष्य की सुरक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य था सभी देशों के लिए एक समान अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा तैयार करना, ताकि साइबर अपराधों और साथ ही जांच को प्रभावी रूप दिया जा सके। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई। तो दरअसल हाल ही में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो 8वां वेतन आयोग है क्या, इसे हम आगे समझेंगे। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, तो दरअसल यह पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। तो अब 8वां वेतन आयोग यह है क्या, तो इसे जानने के लिए पहले हम जानेंगे वेतन आयोग है क्या, फिर 8वां वेतन आयोग है क्या, यह खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो दरअसल वेतन आयोग, तो यह केंद्र सरकार की एक समिति है और इसका गठन किया गया था साल 1946 में। और दरअसल हर 10 वर्षों पे, लगभग 10 वर्षों पे वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अब इसे हम समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था फरवरी 2014 में। इसके अलावा इसकी सिफारिशें प्रभावी हुई थी 1 जनवरी 2016 से और इसकी समाप्ति कब होगी, तो 31 दिसंबर 2025 को। अब 8वां वेतन आयोग, तो दरअसल इसकी स्थापना की गई थी जनवरी साल 2025 में और इसकी सिफारिशें कब से प्रभावी होंगी, तो 1 जनवरी 2026 से। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और साथ ही पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और साथ ही पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना, साथ ही इनमें सुधार करना। और इसमें एक अध्यक्ष और इसके अलावा अन्य सदस्य होते हैं, या जो कि 2 या फिर 3 होते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। तो दरअसल हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा, जो कि 11,249 रन हैं इनके वर्तमान में। इसके अलावा 29 अक्टूबर 2025 को वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज भी बने हैं, जो कि अपने कैरियर में पहली बार बने हैं। और इसके अलावा नंबर 1 बनने वाले सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी भी बने हैं, यानी कि 38 वर्ष 182 दिन में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले इनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग थी नंबर 2, जो कि जुलाई साल 2018 में नंबर 2 पे पहुंचे थे। और पहले कौन है खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय, तो सचिन तेंदुलकर। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा।
तो दरअसल हाल ही में नासा द्वारा पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा की खोज की गई है और इसे नाम दिया गया है 2025 PN7। दरअसल यह एक मिनी मून है जो कि छोटा क्षुद्र ग्रह है। इसका व्यास है 19 मीटर और इसके अलावा साल 2083 तक इसके पृथ्वी के आसपास रहने की संभावना है। इसके बाद यह अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में पीएम श्री योजना में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार और किस राज्य सरकार के बीच साझेदारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। तो दरअसल हाल ही में केरल सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ पीएम श्री योजना में शामिल होने के लिए समझौता किया गया है। तो पीएम श्री योजना है क्या, इसे हम आगे समझेंगे। पहले जानते हैं केरल को अब इससे क्या फायदे मिलेंगे इस समझौते के तहत। तो दरअसल इस समझौते के तहत अब केरल के प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा और साथ ही इस योजना के तहत केंद्र से प्रति स्कूल जो कि सरकारी स्कूल होंगे इन्हें 1 करोड़ की वार्षिक सहायता राशि प्राप्त होगी और इस योजना की अवधि 2027 तक के लिए है। तो केरल सरकार के पास भी इसे लागू करने के लिए सिर्फ 2 वर्ष रहेंगे, यानी कि अगले 2 वर्षों तक इसे राज्य में लागू किया जा सकता है। तो अब पीएम श्री योजना है क्या, इसे हम थोड़े शब्दों में समझेंगे। तो दरअसल अब यह योजना है क्या, तो इसे हम आसान भाषा में समझें तो दरअसल इस योजना के तहत कुछ स्कूलों का चयन किया जाता है जो कि सरकारी स्कूल होते हैं और साथ ही इन्हें पीएम श्री स्कूलों का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब क्या, तो दरअसल केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से इन स्कूलों में, इन चयनित किए गए स्कूलों में बुनियादी ढांचे, साथ ही शिक्षण पद्धतियों और शैक्षिक संस्थानों में सुधार किया जाता है और साथ ही इन्हें उत्कृष्ट भी बनाया जाता है। अगला सवाल है, केरल में बनाया जाने वाला प्रथम समुद्र तल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइपेन और फोर्ट कोच्चि। तो दरअसल हाल ही में केरल सरकार द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है जिसके तहत वाइपेन आइसलैंड और साथ ही फोर्ट कोच्चि के बीच समुद्र तल सड़क सुरंग निर्मित किया जाएगा। केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। इस पे लागत कितनी आएगी? तो 2672 करोड़ रुपए। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 2.75 किलोमीटर और समुद्र तल से सुरंग की इसकी गहराई कितनी रहेगी? तो 35 मीटर। इसका मुख्य उद्देश्य है वाइपेन और साथ ही फोर्ट कोच्चि के बीच यात्रा समय और दूरी को कम करना। इसके अलावा यात्री और माल वाहन भी इससे लाभान्वित होंगे। अगला सवाल है, हाल ही में नए चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार के शुरुआत की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। तो दरअसल हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार के शुरुआत करने की घोषणा की गई है जो कि बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाएगा और 8 से 12 वर्ष के बच्चों के कथा साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं जो कि अंग्रेजी में लिखित होनी चाहिए, इसके अलावा अनुवादित होनी चाहिए या फिर ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होना अनिवार्य है। अगला सवाल है, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार यह है क्या, इसे हम आगे समझेंगे। पहले देखते हैं आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े को। तो दरअसल भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 4.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि देखी गई है और वर्तमान आंकड़े यानी कुल आंकड़े की बात करें तो 702.3 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का वर्तमान में। और सबसे ज्यादा इसमें योगदान किसका है? तो स्वर्ण भंडार का। तो विदेशी मुद्रा भंडार यह है क्या, इसे हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल किसी भी देश के पास यह विदेशी मुद्राओं में रखी गई अपने पास कुल संपत्ति होती है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए किया जाता है और यह 4 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला है, तो अब ये 4 कौन से हैं? तो पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां यानी कि FCA, फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो दरअसल इसमें अन्य देशों की मुद्राओं में अपने पास रखे गए भंडार होते हैं जैसे कि डॉलर, यूरो, येन, ये सभी मुद्राएं हैं आदि इनमें शामिल है। और दूसरा है गोल्ड। इसके अलावा तीसरा है STR यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। तो दरअसल ये IMF की मुद्रा है और IMF द्वारा ही बनाई गई एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय रिजर्व एसेट होता है यह, जैसे कि देशों के बीच विनिमय किया जाता है। और चौथा है IMF में आरक्षित स्थिति। तो दरअसल यह क्या होता है? तो यह ऐसी राशि होती है जो कि कोई भी देश IMF में जमा करके रखता है और जरूरत पड़ने पे इसे निकाल भी सकता है।
अगला सवाल है, एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहरीन। तो एशियाई युवा खेल 2025, तो दरअसल इसका आयोजन 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया गया था। कहाँ पे? तो बहरीन की राजधानी मनामा में। और इसमें 26 खेल खेले गए। इसमें भागीदारी कितने देशों की रही थी? तो 45 देशों की, और खेल थे इसमें 26। इसके अलावा ई स्पोर्ट्स पहली बार इसमें शामिल किया गया था, जो कि पदक खेल के तौर पे शामिल किया गया था। और इसके लिए आयु सीमा कितनी थी? तो 14 से 18 वर्ष। अगला सवाल है, भारत में पहली बार आयोजित होने वाले एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग 2025, तो दरअसल भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। और कब किया गया था? तो 28 से 31 अक्टूबर तक किया गया है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। और वर्तमान में इसके मंत्री हैं किंजरापू राममोहन नायडू। और एशिया प्रशांत के लगभग 90 देशों के प्रतिनिधि इसमें सहभागी के तौर पे शामिल हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था विमान दुर्घटनाओं, साथ ही गंभीर घटनाओं की जांच प्रक्रिया को बेहतर बनाना, साथ ही क्षेत्रीय सहयोग को मजबूती देना। अगला सवाल है, हाल ही में मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंडो नॉरिस। तो मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025, तो दरअसल हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन किया गया था मैक्सिको सिटी में, जो कि मैक्सिको की राजधानी है। इसमें विजेता रहे हैं लैंडो नॉरिस, जो कि ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, जो कि रेड बुल रेसिंग टीम से इसमें भाग लिए थे। और उप विजेता कौन रहे हैं? तो कार्ल्स लेकरर। तो मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स या फिर इसे मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है। तो दरअसल यह F1 रेस का हिस्सा है और इसकी शुरुआत की गई थी साल 1962 में। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हर साल इसका आयोजन मैक्सिको सिटी में किया जाता है। अगला सवाल है, भारत के प्रवासी सांस्कृतिक महोत्सव प्रवासी परिचय 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रियाद, सऊदी अरब। तो प्रवासी परिचय सांस्कृतिक महोत्सव 2025, तो दरअसल साल 2025 में यह इसका तीसरा संस्करण है। और इसका आयोजन 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 3 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन? तो सऊदी अरब के रियाद शहर में। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विविधता, साथ ही भाषा, साहित्य, नृत्य, इसके अलावा संगीत, व्यंजन आदि को विदेशों में प्रवासी भारतीयों एवं साथ ही स्थानीय समुदायों के बीच प्रस्तुत करना। अगला सवाल है, जेम्स एंडरसन किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट। तो दरअसल हाल ही में जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो अब जेम्स एंडरसन है कौन? नाइटहुड की उपाधि है क्या? इसे हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं जेम्स एंडरसन को। तो दरअसल यह इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो कि तेज गेंदबाज हैं और क्रिकेट में सेवाओं के लिए इन्हें यह उपाधि दी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने जुलाई 2024 में संन्यास ले लिया था। अब नाइटहुड की उपाधि, तो दरअसल यह ब्रिटेन की राजकीय उपाधि या फिर सम्मान है और इसे देश के राजा या फिर रानी द्वारा दिया जाता है। और देश और समाज के लिए कार्य करने वाले लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। और सम्मान पाने वाले व्यक्ति को, जो कि पुरुष होते हैं, तो इन्हें सर की उपाधि दिया जाता है। इसके अलावा महिला जिनको यह उपाधि दी जाती है, उन्हें डैम के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए कमीशन किए जाने वाले जहाज इक्षक का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्री सर्वेक्षण एवं साथ ही जल मार्गों का अध्ययन। तो दरअसल भारतीय नौसेना के लिए एक स्वदेशी सर्वे जहाज को कोच्चि में कमीशन किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है, जिसका नाम है INS इक्षक। तो अब इक्षक है क्या, इसे हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो इक्षक का अर्थ है द गाइड, यानी कि मार्गदर्शक। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा, जो कि कोलकाता में स्थित है। और SVL यानी कि सर्वे वेसल लार्ज श्रेणी का यह तीसरा जहाज है। तो पहले दो कौन से हैं? तो पहला है INS संध्याक और दूसरा है निर्देशक। अब INS इक्षक, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 110 मीटर। इसकी वजन कितनी है? तो 3400 टन। और 80% से ज्यादा यह स्वदेशी तौर पर निर्मित किया गया है, जो कि गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किया गया है। और दरअसल 14 अगस्त साल 2025 को भारतीय नौसेना को इसे सौंपा गया था, जबकि इसे कमीशन किया जाएगा 6 नवंबर 2025 को। अब वन लाइनर वाले सवालों को देखेंगे। तो
तो पहला है, हाल ही में किस शहर में रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एवं स्पेशल निर्णय समर्थन प्रणाली शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में। अगला है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 64वां। अगला है, नीरज चोपड़ा किस क्षेत्र से संबंधित हैं जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया है? तो भाला फेंक। अगला है, खबरों में रहे पीयूष पांडे को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो साल 2016 में, जो कि विज्ञापन क्षेत्र से संबंधित थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला है, हाल ही में लॉन्च किए गए सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राज शुक्ला के द्वारा। अगला है, कैथरीन कोनोली किस देश की राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं हाल ही में? तो आयरलैंड की। अगला है, हाल ही में अंकटाड के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। अगला है, हाल ही में लॉन्च मोदीज मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बर्जस देसाई के द्वारा। अगला है, चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो थाईलैंड के द्वारा। अगला है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान रत्न से किस भारतीय वैज्ञानिक को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला है, हाल ही में कौन सा देश ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो फिजी। अगला है, सर्कित कितियाकारा किस देश से संबंधित हैं? तो दरअसल थाईलैंड की पूर्व महारानी थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला है, सतर्कता सप्ताह 2025 का विषय क्या है? तो विषय है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, और इसका आयोजन किया गया था 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, यानी कि अभी किया जा रहा है, यानी कि आज तक चलेगा। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। इसका थीम क्या है या फिर विषय क्या है? तो एकता विविधता में राष्ट्र निर्माण की भावना। अगला है, हाल ही में किस देश में दिलमुन सभ्यता के 4000 वर्ष पुराने मंदिर की खोज की गई है? तो कुवैत में। अगला है, हाल ही में भारत समुद्री सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र के शहर मुंबई में। अगला सवाल है, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? द्रौपदी मुर्मू तो पहली बनी है, और अंबाला हरियाणा एयरफोर्स स्टेशन से इन्होंने उड़ान भरी है। और दरअसल इसके अलावा 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भी पहली राष्ट्रपति बनी है। दरअसल इससे पहले साल 2023 में 8 अप्रैल 2023 को इससे पहले इन्होंने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से भी उड़ान भरी थी। अगला है, हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में सुजित कलकल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, जो कि इन्होंने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग के 65 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो सर्बिया के शहर नोवी साद में। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने पॉल बिया किस देश से संबंधित हैं? तो कैमरून से, जो कि 92 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति फिर से पुनः निर्वाचित किए गए हैं।